सही है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्या करेंगे देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मूलाज ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। अच्छा, सिर्फ नेशनल इनकम के इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसके लिए तो सेशन अटेंड करना डिजर्व नहीं करते हैं आप लोग। उसके भी क्वेश्चन करवाएंगे, पर पहले सारे चैप्टर बाय चैप्टर लिखना चालू कर देते हैं। तो भैया चैप्टर नंबर 1 नो फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर भी पार्ट ए यूटिलिटी। कलरफुल रखेंगे, चलिए बिल्कुल कलरफुल रखेंगे आप लोगों के लिए, आपका जीवन एकदम रंगीन पांडा की तरह रंगीन बना देंगे, आप फिक्र मत करो। सर जो फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं आप करवाते जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, है ना। सबसे पहले यूटिलिटी का पहला फॉर्मूला देखिए बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट का फॉर्मूला बताइए। टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट, और चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एक्चुअली आप लोगों को ज्यादा जरूरत जो फॉर्मूले की ना चैप्टर 3 की है, बिल्कुल करवा देंगे आपको, मॉड्यूल ही ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। अच्छा एक और फॉर्मूला है बेटा, अगर आप सम टोटल करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का तो आपको मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। तीसरा फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस का, कंज्यूमर सरप्लस। चौथा फॉर्मूला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फटाफट कर लेना मेरे साथ, बदमाश वाले नहीं है, वो तो कातिल एमसीक्यू लगाएंगे। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है बेटा, आप मुझे बताइए। अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे माइनस प्राइस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। और अगर एक से ज़्यादा कमोडिटी है तो MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कहीं भी डाउट जाए मुझसे पूछ लीजिएगा, रोक लीजिएगा मुझे, ठीक है। टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया है। फिर उसके बाद बेटा ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये तो मैंने कार्डिनल में निकाला, ठीक है। ऑर्डिनल की बात करते हैं। ऑर्डिनल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, दैट इज marginal rate of substitution between x and y is equals to price of x upon price of y. Also MRS का फॉर्मूला क्या है? MRS का फॉर्मूला है सैक्रिफाइस अपॉन गेन। सर आपके पास जैसा कोई नहीं पढ़ाने वाला, सर आपके जैसा कोई नहीं। थैंक यू। 100 कहाँ आता है वो बता देना, ठीक है बेटा। एक जेन्युइन डाउट है बच्चे की, सर 100 कहाँ पर आता है वो बता दीजिएगा। 100 तब आता है जब आपको कोई चीज़ परसेंटेज में चाहिए। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए, यूटिलिटी में तो इतने ही फॉर्मूले थे, खत्म हो गए। यूटिलिटी में इतने ही फॉर्मूले थे, खत्म हो गए। आगे बढ़े बेटा। चलो, यूटिलिटी के बाद पार्ट बी के अंदर, अब हम पढ़ेंगे डिमांड के। डिमांड में सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है दैट इज इलास्टिसिटी का ही आता है डायरेक्टली फॉर्मूला।
हेलो बेटा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। इलास्टिसिटी का ही आता है। इलास्टिसिटी में कितने टाइप है इलास्टिसिटी के? सर हमारे पास इलास्टिसिटी में 5 टाइप है। सबसे पहला हम प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर डिमांड में भी इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में भी प्राइस इलास्टिसिटी, और प्राइस इलास्टिसिटी में भी आपके पास 5 हैं। सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा रिवीजन करवा रहा हूं सर। 5 एक्सप्लेन करिए ना बेटा। वो फॉर्मूला है, ये इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व को जब बजट लाइन टेंजेंशियली कट करके जाती है तो इक्विलिब्रियम होता है। तो वहां पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन px अपॉन py। बच्चा पार्टी विजिबल है ना? मेरे ख्याल से हाँ, वेरी मच विजिबल। ओके, सबसे पहला है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज, इसको प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बच्चों क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज तो यहां पर 100 आएगा। क्या करेंगे हम? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। इसका आंसर जनरली नेगेटिव ही आएगा। इसका आंसर जनरली नेगेटिव ही आएगा। तो जो आंसर है जनरली नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्यों? रीजन है इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड में हर जगह इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो इफ पॉजिटिव वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज के बाद दूसरा कौन सा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला पॉइंट इलास्टिसिटी का कब यूज करते हैं? जब स्मॉल चेंज रहता है। स्मॉल क्या बोलिए? वेरी स्मॉल, स्मॉल या वेरी स्मॉल चेंज। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। यहां पे स्ट्रेट लाइन डिमांड को टचिंग बोथ दी एक्सिस चाहिए। ये एक न्यूमेरिकल की तरह भी आप समझिए या एक एक्सप्लेनेशन की तरह भी समझिए। न्यूमेरिकल कम, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझिए। मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी रहती है 1, मिड पॉइंट के नीचे लेस देन 1, मिड पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 1। यहाँ पर इनफाइनाइट और एक्स एक्सिस पे रहती है 0। ये न्यूमेरिकल नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा आर्क। आर्क पता है ना आपको? आर्क कब यूज करते हैं? आर्क यूज करते हैं जब एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं। एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको मैं लार्ज चेंज भी कह सकता हूं। फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। बाकी कंक्लूजन तो हर जगह डिमांड के केस में सेम ही है। और इसके बाद जो बहुत ज्यादा हाईली रेपिटेटिव है, दैट इज टोटल आउटले। लिख रहे हो मेरे साथ? टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड आपको क्या बोलता है? प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो। अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो आपका जो आंसर रहेगा वो इन इलास्टिक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है तो इलास्टिक। और अगर प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज तो यूनिट इलास्टिक।
तो क्वेश्चन कई बार आपको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर देता है और अंदर की जानकारी पूछता है। ऐसे हमने भयंकर क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 2 3 5 10 नहीं, भयंकर। ये तो हो गया बेटा इलास्टिसिटी का। अब मैं इलास्टिसिटी को समराइज भी कर देता हूं। जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी स्पेसिफिकली, प्राइस इलास्टिसिटी जनरली जो होता है, जनरली नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्सेप्शन है, 0 हुआ तो भी एक्सेप्शन है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक, वो नहीं बता रहा, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। आप अगर पूछेंगे सर ये परफेक्टली इलास्टिक है परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो तो इंटरप्रिटेशन हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दी। प्राइस इलास्टिसिटी के बाद अब हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के बाद देखा जाएगा इनकम इलास्टिसिटी। अब ज्यादा अच्छे से दिखेगा बेटा। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी जो है उसे कैलकुलेट करने का हमारे पास कितना तरीका दे रखा है? सिर्फ एक तरीका दे रखा है। इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक ही मेथड दे रखा है, परसेंटेज चेंज मेथड। दैट इज D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100 अपॉन I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1 इंटू 100। बेटा ये जनरली पॉजिटिव होगा, इनकम इलास्टिसिटी जनरली पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आया तो इंफीरियर है, और अगर 0 आया तो नेसेसिटी है। जस्ट ए सेकंड होल्ड करिएगा बच्चा, एक सेकंड। हेलो, नमस्कार। हाँ हाँ है, हाँ जी सेल करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको, अब मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं लेक्चर में हूँ, मैं आपको 7:30 बजे कॉल करूँ? जी जी, नहीं नहीं मैं क्यों बोलूँगा, ठीक है जी। नेसेसिटी में 0 है, अगर कोई चीज़ नेसेसिटी है तो इनकम बढ़े घटे आप उतना ही लोगे। हाँ मैंने वॉइस बंद किया था बेटा, हेलो हेलो फ़ोन पे बात कर रहा था मैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी में भी एक ही मेथड दे रखा है, परसेंटेज चेंज मेथड। फॉर्मूला क्या है वहां पर भी सर? वही D2 माइनस D1। क्रॉस इलास्टिसिटी में देखिए क्या फॉर्मूला है, D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। अच्छा आप D लिखो Q लिखो, फर्क क्या पड़ता है ना? पर यहां पर ध्यान देना, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी है तो प्राइस है एक का और डिमांड है दूसरे की। बेटा अगर यहां पर आपका आंसर आया पॉजिटिव तो ये गुड सब्स्टिट्यूट है, अगर आया नेगेटिव मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर 0 तो अनरिलेटेड, और अगर इनफाइनाइट तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ऐसा एक और है, दैट इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। अच्छा म्यूट नहीं हुआ था तो तुमने कौन सी बात सुनी?
माइक खुला था, ये वॉइस बंद नहीं, अच्छा वॉइस बंद नहीं हुआ ना, वो एक फ्लैट को देख के कॉल आया था, कोई बात नहीं। अरे सर नहीं किए थे म्यूट, बात खत्म करो सब। हाँ चलो ठीक है, छोड़ो, कौन सी है तुम्हारे से क्या प्राइवेसी अब। यहाँ पर भी परसेंटेज चेंज मेथड है, तो फॉर्मूला आएगा बेटा d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई d1 इंटू 100, एक्सपेंडिचर 2 माइनस एक्सपेंडिचर 1। अच्छा ये सारे फॉर्मूले तो हमने देखे हैं, ये एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का नहीं देखा। मान लीजिए 10,000 के एडवर्टीजमेंट पे आपके 100 यूनिट जाते हैं और 25,000 के एडवर्टीजमेंट पे आपके 300 यूनिट जाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई d1 इंटू 100, e2 माइनस e1 डिवाइडेड बाई e1 इंटू 100, that is 200% divided by 150%। नेशनल इनकम का वन शॉट कब करवाओगे? नमन गहलावत, अरे नाचू रे तेरे लिए मैं बेटा, तेरे लिए तो नाचने का मन कर रहा है। अरे पगलेटी, लास्ट सेशन के अंदर ही तेरे 100 क्वेश्चन करवाए और उससे पिछले हफ्ते में 12 घंटे का मैराथन हुआ, उसके बाद पूछ रहा नेशनल इनकम कब करवाओगे? बेटा पहले लिख तो लो, मुझे पता है तुम लोगों को मेरी कहां जरूरत पड़ेगी। वाह रे वाह नमन गहलावत, बताओ। वाह रे वाह, वाह रे वाह प्रभु तेरी माया अपरंपार है। वाह रे वाह, 1.33 आंसर आएगा। मतलब कुछ नहीं है, जब नीचे प्राइस रहता है तो प्राइस में चेंज, इनकम है तो इनकम में चेंज, अदर कमोडिटी के प्राइस में चेंज। वाह रे वाह प्रभु तेरी माया। क्या बात है रे, क्या बात है बेटा, क्या बात है। कोई बात नहीं, अभी उठाओगा वो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बेटा, चलो ये तो क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हो गई। अब बेटा सप्लाई इलास्टिसिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई के केस में 3 मेथड दे रखे हैं। सप्लाई के केस में सिर्फ इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी के यहां पे सिर्फ 3 ही तरीके दे रखे हैं। नेशनल इनकम का वन शॉट कब करवाओगे? वाह रे वाह प्रभु तेरी माया अपरंपार है। एक तो दे रखा है परसेंटेज चेंज मेथड, एक दे रखा है डेरिवेटिव, और एक दे रखा है आर्क। बस 3 ही मेथड दे रखा है, फॉर्मूला सेम है, दैट इज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, माइनस DQP डिवाइडेड बाई DPQ, माइनस की जगह बस ये प्लस हो जाएगा, और लास्ट आर्क वही है सर, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। बस यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो सप्लाई की क्वांटिटी है, जो प्राइस है वो सप्लाई प्राइस है, तो ये जनरली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो सप्लाई में 3 रेफर करना है, तीनों में से जो बोले। अच्छा सुनिए,
अब क्योंकि मैंने आपको इलास्टिसिटी के सारे फॉर्मूले बता दिए, अब सवाल ये आता है कि सर अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन्ड है तो मेथड को फॉलो करेंगे, और अगर मेथड मेंशन्ड नहीं है तो सबसे पहले आर्क को प्रायोरिटी देंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ट्राई आर्क फर्स्ट, इफ नॉट देन परसेंटेज चेंज। नमन का डायलॉग मार के क्या पता क्या बोल रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितने बच्चों को यहां पर प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला पता है? कंज्यूमर सरप्लस तो आप सभी बच्चों को पता है। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू अमाउंट रेडी टू पे माइनस प्राइस, ये तो सभी को पता है। क्या आप लोगों को प्रोड्यूसर सर PROD प्रोड्यूसर सरप्लस पता है? प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए बेटा एक कमोडिटी की मैंने ना प्राइस रखी है 100 रुपए, और आप इस कमोडिटी के लिए 250 रुपए देने के लिए रेडी हैं, तो ये जो 150 है ना कंज्यूमर सरप्लस है। पर अगर मुझसे पूछते तो मैं तो 70 में भी सेल कर देता, तो मैंने 30 रुपए अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाए। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है प्राइस माइनस अमाउंट एट विच प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। मतलब देखो एक कमोडिटी 100 रुपए में बेच रहा हूं, तुम ये कमोडिटी 250 में भी लेने के लिए रेडी हो, ठीक है? तो ये जो 150 है अमाउंट ऑफ पर्सन रेडी टू पे माइनस प्राइस, ये है कंज्यूमर सरप्लस। पर अगर आप मुझसे पूछते तो मैं तो 70 में भी कमोडिटी रिलीज कर देता, तो ये 30 रुपीज जो प्रोड्यूसर सरप्लस है। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सोसाइटी वेलफेयर या टोटल सरप्लस। देखो टोटल न्यूमेरिकल आएंगे 4-5 मार्क्स के, उसमें भी नेशनल इनकम के आएंगे 2-3 मार्क्स के, तो सिर्फ 2-3 मार्क्स के लिए मैं आपके लिए पूरा यूनिट नहीं खजाऊंगा। बहुत फॉर्मूले हैं, देखिए फॉर्मूले कम नहीं है, आप देखेंगे तो फॉर्मूले की एज सच कमी नहीं है। ये स्टैंडर्ड साइज रखते हैं, बहुत कुछ है वैसे इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ कह सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस के बाद अब प्रोड्यूसर सरप्लस के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत फॉर्मूले हैं, चैप्टर नंबर 4 में थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, चैप्टर नंबर 3 में बहुत फॉर्मूले, 3 में बहुत फॉर्मूले हैं, 4 में थोड़े बहुत फॉर्मूले, 6 में बहुत फॉर्मूले, 7 में नहीं है, इतने एक आधा ही है, 8 में है, 9 में है, फॉर्मूले तो बहुत हैं बेटा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूले टर्म्स में आप ये सब चीज़ें जानते हैं, आप ऐसा मत बोलिए सर 5 मार्क्स के लिए इतना करना पड़ेगा, 100 मार्क्स के लिए पूरा सब्जेक्ट है, और अच्छी बात है 5 मार्क्स का ही आ रहा है, किसी को नहीं आता हो अगर तो। चैप्टर नंबर 3 में भी सबसे पहले प्रोडक्शन के फॉर्मूले देखते हैं। प्रोडक्शन बेटा, टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? चलो टोटल प्रोडक्शन छोड़ो, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? क्या इसका फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 यूनिट है, और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, याद है क्या ये फंक्शन? Q इज इक्वल्स टू K L टू द पावर A C टू द पावर 1 माइनस A। अच्छा सुनिएगा, अगर ये एक्सपोनेंट्स की पावर को मैं ऐड करूं
इनकी पावर्स को अगर मैं ऐड करूं और इनका आंसर एडिशन ऑफ पावर, अगर एडिशन ऑफ पावर का आंसर 1 आ रहा है, जैसे यहां पे देखिए a प्लस 1 माइनस a 1 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको आप प्यार से CRTS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी कह सकते हैं। अगर आप एडिशन करते हो पावर का और जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और अगर आप एडिशन करते हो ऑफ पावर और जो आपका आंसर है वो लेस देन 1 आता है तो DRTS है। खोपड़ी की पावर्स को ऐड करोगे, आंसर 1 आया CRTS, ग्रेटर देन 1 IRTS, लेस देन 1 CRTS। हाँ ऑफ कोर्स थियरी रहता है। तीसरा देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट बता दिया, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय n, यानी कि क्वांटिटी। सर बाकी चैप्टर 4 चैप्टर के 101 कब होंगे? बेटा सब कुछ प्लॉटेड है, आप एक बार थोड़ा सा दृष्टि खोल के देखिए। आज का सेशन जो है वो आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि मेजरली जितने चैप्टर्स के फॉर्मूले थे अब हो गए हैं वो चैप्टर्स, तो वो उसका 1 शॉट भी हो गया, सब कुछ हो गया बेटा, उसका 1 शॉट भी हो गया, उसके 101 भी हो गए, और ये वाला भी सेशन हो रहा है। तो वो 6 चैप्टर आपकी पुड़िया बांध के साइड में आ गए। अब कल होगी आपकी MTP, फिर उसके बाद बेटा पूरे शेड्यूल्ड है, पूरे के पूरे एक एक चीज शेड्यूल्ड है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो शेड्यूल्ड नहीं है, एक के बाद एक के बाद ऑल्टरनेट डे भी आ रहा हूँ और कल MTP आ गए तो बीच में भी आ रहा हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीजें कवर्ड अप है। ठीक है बेटा, अब थोड़े और फॉर्मूले देखिए। बेटा क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डू यू नो दिस फॉर्मूला? डू यू नो दिस फॉर्मूला? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Total cost divided by quantity is average total cost, and can I say average total cost is average variable cost plus average fixed cost? Do you know marginal cost के 4 फॉर्मूले हैं, like total cost of nth unit minus total cost of n minus 1 unit, और change in total cost divided by change in quantity। ये तो है ही है, इसके अलावा 2 नए और सुनिए। बेटा मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट क्यों लग रही है? क्योंकि एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं। एडिशनल प्रोडक्शन करने पर कौन सी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका एक और फॉर्मूला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट, और चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूले इंटरमीडिएट में भी आते हैं। गुनगुन आप FCR से बहुत बात कर रही हैं। गुनगुन बेटा आई एम नॉट लाइकिंग इट, आप क्यों कर रही हैं बात? ठीक है, अगर आप ग्राफिकली भी देखना चाहते हैं, हालांकि मैं ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं फिर भी आपको बता देता हूं। ये रही आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, ये रही आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये रही आपकी टोटल कॉस्ट। हाँ पब्लिक फाइनेंस बाकी है, हमारा पब्लिक फाइनेंस बाकी है, वो हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। हाँ मत करो बात।
बहुत फॉर्मूले हैं। एक एक चीज बताऊं, at 0 units of production, total cost is equals to total fixed cost, since total variable cost is 0। ये वाला समझ में आया आपको? कई बार क्या होता है, हमें एक बड़ा सा मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उसमें 0 यूनिट्स भी लिखे रहते हैं, तो 0 यूनिट्स पे कॉस्ट कौन सी लगती है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट, वहाँ से फिक्स कॉस्ट निकल आती है और फिर पूरा क्वेश्चन उधड़ जाता है। सर आज कवर हो जाएंगे सारे? कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताइए, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला बताइए। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल। सर ग्राफ दिखा दो। ग्राफ क्यों दिखाने बेटा? किंजल बिटिया ग्राफ क्यों देखना है? ग्राफ नहीं डले बेटा? आसिफ आर यू श्योर? बेटा आज ही डलवा देंगे, अभी डलवा देंगे। मैंने अभी मैसेज कर ही दिया, आप समझो। बोल दिया, मैंने डाल दिया। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या? टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट और चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। देखो सारे फॉर्मूले सेम है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n-1, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1, टोटल रेवेन्यू ऑफ n टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1, टोटल कॉस्ट ऑफ n टोटल कॉस्ट ऑफ n-1, या फिर चेंज वाला फॉर्मूला। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला कैसे आता है बेटा? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अच्छा ध्यान से देखिए, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी से कट हो गई, इसलिए एवरेज रेवेन्यू को कई बार प्राइस भी कहा जाता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होल्ड करिएगा बच्चों एक सेकंड। हेलो, हाँ भैया, उद्यान पार्ट 2 घर 55, मैं लोकेशन भेज देता हूँ। हाँ 7:30 भेजेंगे ना? हाँ ठीक ठीक। अब तो म्यूट भी नहीं करता हूँ, तुम लोग ऐसे हो कि सब सुन लेते हो। तो मैं म्यूट करना भी बंद कर दिया। हेलो, व्हाई आई कांट सी योर चैट्स गाइस? अनेबल टू सी योर चैट। हैव यू ऑल ब्लॉक्ड मी? घर 55 आता है सर। Hello sir, like maths all India test 7 PM, तो can't we give
अनदर बेटा पता नहीं, कुड इट बी पॉसिबल, मुझे नहीं पता ये। ठीक है, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, पूरा क्लस्टर पढ़िएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन का, पूरा क्लस्टर पढ़ना है हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन का, या फिर मैं इसको मार्केट ही कह लेता हूं। सबसे पहले तो हमको सीखना पड़ेगा सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, या फिर जिसे हम प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से, सबूरी से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन को हम आउटपुट डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन कंडीशन भी कह सकते हैं। क्या है बेटा ये? सर कंडीशन है MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। बेटा इससे आपको क्या पता चलेगा? सर इससे हम लोगों को सिर्फ ये पता चलेगा कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉसेस कैसे निकलेगा? तो बाय फॉर्मूला इफ AR इज ग्रेटर देन AC सुपर प्रॉफिट, AR इज इक्वल्स टू AC नॉर्मल प्रॉफिट एंड AR लेस देन AC लॉस। अब लॉस के भी 3 बच्चे, AR is less than ABC, AR is greater than ABC, AR is equals to ABC। सर अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे तो लॉस एंड शट, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे तो लॉस बट कंटिन्यू, और इसे कहा जाता है शट डाउन पॉइंट। अभी आपके तीनों जगह लगेगा। सुना है रजवान की बाकरी भाग गई, अंडिया आ गई है जी, बिल्कुल बिल्कुल। रजवान की बाकरी अपने बॉयफ्रेंड बाबर के बाकरे से मिलने आई है। नेक्स्ट पढ़िए, क्या आपको ये चीज याद है? MR इज इक्वल्स टू AR E माइनस 1 अपॉन E। इफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 MR पॉजिटिव आएगा, इफ इलास्टिसिटी लेस देन 1 MR नेगेटिव आएगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 MR 0 आएगा। ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया। कुछ छूट ना जाए। चैप्टर नंबर 5 में कोई फॉर्मूला नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में मेरे हिसाब से कोई नहीं। बॉर्डर पर करके आए रजवान की बाकरी जी, वो अंडिया वाले बॉर्डर मानते हैं जी, हम नहीं मानते जी। हमारी बाकरी जहां जहां जाती है वो हमारी बॉर्डर हो जाती है ना जनाब, ना ऐसा परेशान ना करें। चलिए, अब नेशनल इनकम के बहुत ही भतेरे फॉर्मूले हैं, आप लोगों को अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि नेशनल इनकम के कम नहीं है फॉर्मूले। नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कम से कम 25-30 फॉर्मूले मिलेंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर में नहीं मिलेंगे, और मनी मार्केट में 1-2 हैं। ठीक है, चलो जी चलो जी चलो। आइए अब सबसे डेंजर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग बेटा, नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम। अंडिया ही हो हम जी, हम अंडिया ही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे टॉपिक की, सर्कुलर फ्लो की। सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं, उसमें भी बेटा बात करते हैं 2 सेक्टर, लिखते जाइएगा मेरे साथ। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें 3 सेक्टर, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में इफ
सेविंग्स जो कि एक लीकेज है और इन्वेस्टमेंट जो कि एक इंजेक्शन है, अगर ये इक्वल रहे तो इक्विलिब्रियम है। सर अगर सेविंग ज़्यादा है तो सर्कुलर फ्लो श्रिंक होगा और सर्कुलर फ्लो एक्सपांड होगा। और अगर मैं 3 सेक्टर की बात करूं, 3 सेक्टर में 2 लीकेज है S+T और 2 इंजेक्शन है I+G, और 4 सेक्टर में 3 लीकेज है सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट S+T+M, और 3 इंजेक्शन है I+G+ एक्सपोर्ट। फिर आइए मैं आपको साइड बाय साइड ही लिखवा लेता हूं 3 कन्वर्टर्स। 3 कन्वर्टर्स, अगर बेटा आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो आपको मिलेगा नेट। अगर आप डोमेस्टिक के अंदर ऐड करते हैं NFIA तो आपको मिलेगा नेशनल। और जहां पे NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम रिसीव माइनस फैक्टर इनकम पेड, नोट NFIA इज नॉट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। NFIA इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। और तीसरा, अगर आप फैक्टर कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं प्रोडक्ट टैक्स, लेस करते हैं प्रोडक्ट सब्सिडी, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप ऐड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करते हैं सब्सिडी, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप लोगों को मिल जाता है मार्केट प्राइस। ये A फॉर इंडिया, B फॉर बांग्लादेश और C फॉर हमारे पापा चाइना, हमारे मतलब बाबर के पापा। ठीक है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस करो नेट, डोमेस्टिक के अंदर NFI ऐड करो, NFI मतलब फैक्टर इनकम रिसीव, फैक्टर इनकम पे, और फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करो, सब्सिडीज लेस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, नेशनल इनकम एग्रीगेट, 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट है। कौन कौन से? ग्रॉस, 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 नेट, 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 डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, नेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, नेशनल, नेशनल, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। बहुत फॉर्मूले बेटा यहाँ पे, बतेरे फॉर्मूले। आगे बढ़े, अब बात करते हैं बेटा गंदी की, GNDI यानी कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम।
और बात करेंगे NNDI, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर हम बात करेंगे प्राइवेट इनकम की, फिर हम बात करेंगे पर्सनल इनकम की, फिर हम बात करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, गंदी या नंदी। फिर हम बात करेंगे बेटा पर कैपिटा इनकम की। पहले लिख लेता हूं सारा। फिर हम नॉमिनल जीडीपी, फिर हम बात करेंगे रियल जीडीपी, फिर हम बात करेंगे नॉमिनल टू रियल, और लास्टली हम लोग बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, फिर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन। ये सारी बात करेंगे। पहले लिख लो 15। फिर हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, सर आप समझ रहे हो ना, प्रोपोर्शनेट 3-4 लाइन छोड़े। वैल्यू एडेड मेथड में 7-8 लाइन छोड़ने के बाद आप इनकम मेथड लिखिएगा, और इनकम मेथड के अंदर आप 6-7 लाइन छोड़ने के बाद एक्सपेंडिचर मेथड। डेंजर तो है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इक्विलिब्रियम 2, 3 एंड 4 सेक्टर। इसमें आप छोड़ दीजिएगा लगभग 20 लाइंस। क्या बात करो सर, हाँ 20 लाइंस। फिर उसके बाद बहुत नीचे आएगा, बहुत बाद आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है। हाँ बार बार इधर देख के गर्दन दुख रही ना मेरी। फिर उसके बाद वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मजे की बात यह है। और उसके बाद वाले चैप्टर में सिर्फ 3 ही तो फॉर्मूले हैं, एक M1 M2 M3 M4 वाला, एक रिजर्व मनी वाला, और एक NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3 वाला। हो गया आप लोगों का वो भी। और फिर लास्टली एक फॉर्मूला आएगा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। कौन सा सर? वो था ना नॉमिनल एक्सचेंज, रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का। बस हो जाएंगे वेदांत, परफेक्ट है। रिजवान की बाकरी आपकी ज़रूर हेल्प कर देगी, पर वो बाकरी अब रजवान की मंगेतर बन गई है, तो अब आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। चलो आ जाएंगे वापस, नीचे आ जाएंगे तब देख लेंगे। चलिए पहले गंदी की बात करते हैं। ध्यान से देखिए कैसे निकालूंगा। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एन लिखना मत, मिटाऊंगा अभी। NNPFC। और डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट ऐड करना पड़ेगा, नेट ट्रांसफर पेमेंट। और नेट ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट रिसीव्ड माइनस पेमेंट पेड। अच्छा, ये यहां पर आप ऊपर ग्रॉस की बात करें, नीचे नेट की बात करें, तो इसको करना पड़ेगा ग्रॉस।
और डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने के लिए पैसा, और खर्च करने के लिए तो सरकार के पास टैक्स भी है। तो फॉर्मूला बन गया GNP/MP प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम बोला तो NNPFC लिख दिया, डिस्पोजेबल इनकम बोला तो मैंने ऐड कर दिया नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अब क्योंकि यहां पर नेट है, नीचे भी नेट है, पर डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने के लिए पैसा, खर्च करने के लिए तो मेरे पास टैक्स भी है, तो मार्केट प्राइस बन गया। आप याद कर लो, एक बार हो जाएंगे, आपको एक बार दो बार पढ़ने से हो जाएंगे, दो तीन ही एक्सेप्शनल है। अच्छा, प्राइवेट इनकम कैसे ली गई? सबसे पहले तो आप NNPFC यानी नेशनल इनकम लो, इसमें से माइनस कर दो गवर्नमेंट, चाहे बेटा गवर्नमेंट PSE हो या फिर गवर्नमेंट का एडमिन हो, सभी को माइनस कर दो। ऐड करिए इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ऐड करिए नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट को हटाओ, ट्रांसफर पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जोड़। अच्छा, पर्सनल इनकम कैसे आएगी? सर आप प्राइवेट इनकम लीजिए, इसमें से आप लेस कर दीजिए कॉर्पोरेट टैक्स, लेस कर दीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे आएगी? पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स। सर अभी आज इन सब का बेस क्वेश्चन भी करवाओगे? नहीं, आज करवाने लायक तो बेटा समय भी नहीं है, और इन सब के बेस क्वेश्चन की आपको शीट दे दूं तो मैं ज़्यादा सही है। क्या बोलते हो? मैं अगर मान लो सॉल्यूशन विद शीट विद सॉल्यूशन देता तो ज़्यादा सही है, तो 4-5 घंटे का अफेयर है, तो मैं आपको दे दूं और आप मुझसे डाउट्स पूछ लें उतना काफ़ी है ना? नहीं तो ये बहुत लंबा है, प्रक्रिया बहुत लंबी है। मॉड्यूल में से मैं मेरे स्टाफ को बोलता हूँ सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाओ, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक ना एक क्वेश्चन का तो हो गए। अच्छा, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती? ध्यान देना, नेशनल इनकम को डिवाइड करना है, पर किससे? मिड ईयर पॉपुलेशन। नॉमिनल GDP का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो नॉमिनल GDP, और अगर हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीप्लाई करें बेस प्राइस से तो हमें मिल जाएगा रियल GDP या फिर GDP एट बेस प्राइस। नॉमिनल GDP से रियल GDP, रियल GDP से नॉमिनल GDP कैसे करते हैं? ध्यान से देखिएगा। नॉमिनल GDP, अच्छा नॉमिनल GDP के अंदर हमने करंट प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे डिवाइड कर दो करंट प्राइस से, तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा करंट प्राइस, और मल्टीप्लाई कर दो बेस प्राइस से, आपको मिल जाएगा रियल GDP। GDP डिफ्लेटर कैसे निकलता है? GDP डिफ्लेटर निकलता है नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। अगर इसका आंसर आ रहा है लेस देन 100% तो प्राइस फॉल हुए हैं, मतलब 90% आ रहा है तो प्राइस 10% गिरे। अगर आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 100% आ रहा है, समझो 150% आ रहा है, तो प्राइस बढ़ गए 50% से, प्राइस राइज। और अगर 100% आ रहा है तो नो चेंज इन प्राइस। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2
माइनस डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इंटू 100। नेक्स्ट वैल्यू एडेड मेथड बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स पे ध्यान देना। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इससे जो आपको मिलता है हम उसे बोलते हैं GDPMP, लेकिन हमें तो चाहिए NNPFC। तो ग्रॉस को नेट करने के लिए हम माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए ऐड करते हैं NFIA और लेस करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, कई बार आपको फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं दी जाती, उसकी जगह सोल्ड दिया जाता है, तो हम क्या लेते हैं, सोल्ड। ये फॉर्मूला पता है ना आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन लेस सोल्ड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग। हमें चाहिए फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, और कई बार आपको क्वेश्चन में सोल्ड दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, सोल्ड के अंदर इसको ऐड कर देते हैं क्लोजिंग, लेस कर देते हैं ओपनिंग। देखिए क्लोजिंग इधर ले आए, ओपनिंग इधर ले आए, तो सोल्ड प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग से प्रोडक्शन मिल जाता है। कई बार आपको क्वांटिटी सोल्ड दी जाती है, वैसे तो फॉर्मूला फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड है, पर प्रोड्यूस की जगह सोल्ड प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग करके भी प्रोड्यूस निकाला जा सकता है, ये भी एक तरीका है। इनकम मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लेबर इनकम लेनी है। अब इसके इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए वन शॉट देखिएगा, बेसिक सैलरी, DA, HRA अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस फ्रॉम ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी फंड, फ्री का रहना, फ्री का खाना, ये सब आता है। लेकिन पेंशन का एक्चुअल पेमेंट नहीं आता, इनकम टैक्स नहीं आता है सर, रिम्बर्समेंट वगैरह नहीं आता है, इनकम टैक्स नहीं आता, वो नहीं आता है। लेबर इनकम के अंदर आप ऐड करते हैं प्रॉपर्टी इनकम, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और लास्ट में ऐड करते हैं मिक्स्ड इनकम, तो हमें मिल जाता है NDPFC। बस ऐड करना पड़ता है NFIA, हमें मिल जाता है NNPFC। और लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड में आपको C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M करके मिल जाता है GDPMP। इसमें से माइनस करिएगा डेप्रिसिएशन, ऐड करिएगा NFIA, लेस करिएगा NIT, तो आप लोगों को मिल जाएगा NNPFC। ठीक है, मैंने कन्वर्टर लगाए ये। आपको क्वेश्चन आंसर की शीट 1-2 दिन में मैं बना के दे देता हूँ। है ना, लेकिन दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल हेल्प। आप PDF कर सकते हैं, आप बोलो तो कर देंगे। इनकम में क्या लिखा है, लेबर इनकम प्लस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, लेबर इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है, ऑपरेटिंग सरप्लस।
चलिए ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज डिनोटेड बाय, इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल सेविंग्स डिवाइडेड बाय एडिशनल इनकम, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होता है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। If you say so, I'll do. ड्राइव में कर दें, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, ये अभी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। अब बेटा 2 सेक्टर मॉडल के अंदर ध्यान से देखिएगा 2 सेक्टर में क्या होता है। आपको तो एंड रिजल्ट याद रखना है, पर मैं डेरिवेशन करके दूंगा। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, therefore y c की जगह हम a प्लस बी वाई डी लिख सकते हैं प्लस आई। बेटा YD की जगह A प्लस बी, YD मतलब Y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस I लिख सकते हैं। इक्वेशन को खोलिए, Y इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई माइनस बी टैक्स प्लस BTP प्लस I। अब ये BY को इधर भेजेंगे तो Y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू A माइनस बी टैक्स प्लस बी ट्रांसफर पेमेंट प्लस आई। अब इसमें से हम y को कॉमन लेंगे, y इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी टैक्स प्लस बी टी पी प्लस आई। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी इंटू a माइनस बी टैक्स प्लस बी टी पी प्लस आई। देखने में भयंकर, ठीक है, देखने में लगता है भयंकर, पर ये है बेटा। बस आपको C की वैल्यू खोलनी है। अब यही अगर मैं 3 सेक्टर में लगाऊं तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ए बी, वाई डी मतलब y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस आई प्लस जी। वही खोलेंगे, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टैक्स प्लस बी टी पी प्लस आई प्लस जी। y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टैक्स प्लस बी ट्रांसफर पेमेंट प्लस आई प्लस जी। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टैक्स प्लस बी ट्रांसफर पेमेंट प्लस आई प्लस जी। आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी, पर मैंने कभी इक्वेशन लर्न ही नहीं करी है, मैंने तो बस ऊपर वाली इक्वेशन याद रखी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। आप इसे डिराइव करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टैक्स प्लस बी ट्रांसफर पेमेंट प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखने में भयंकर, इक्वेशन एकदम सिंपल है, तो इसको रटना मत, सिर्फ डिराइव करना सीख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस तो वैसे भी बहुत कम है, और आया तो आप भूलोगे, भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिराइव करना सीख लो, भले फोटो निकाल लो, एंड कंक्लूजन काम किया, ठीक है। मेक स्मार्ट मूव, कम थोड़ी है फॉर्मूले। देखो ऐसे तो पूछा नहीं है, पर पूछ लिया तो मेरा काम तो सब कुछ करवाना है।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K इज इक्वल्स टू 1/MPC और 1/1 माइनस MPC। अच्छा, K का एक और फॉर्मूला है, K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I। ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हाँ, हो जाता है, इंटर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में बस दो ही फॉर्मूला है। इफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रहती है ना जब, तो प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा है सोशल कॉस्ट से, और जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी रहती है तो प्राइवेट कॉस्ट कम रहती है, सोशल कॉस्ट ज़्यादा रहती है। बिकॉज इसके पीछे रीज़न है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। अब जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो ये बढ़ जाता है, समझो 100 रुपये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो ऐड होके 110 हो जाता है। तो जब भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी रहती है प्राइवेट कॉस्ट कम, सोशल कॉस्ट ज़्यादा, पर जब भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रहती है -10 बन जाता है। बेनिफिट मतलब कॉस्ट कम होगी आपकी, तो ये 90 हो जाता है। ये लॉजिक से डिराइव हुआ है। बाकी तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 में भी ऐसा कुछ है। चैप्टर नंबर 7 में भी है, बजट्स हैं। अरे मोरी मैया, बजट्स हैं, बजट्स। अच्छा, वो भी करवा देते हैं, ठीक है। सारे बजट्स करवा देते हैं आपको। अच्छा सुनिए, वो भी करवा देते हैं। बीच में एक चैप्टर 3 का एक फॉर्मूला रह गया, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इससे मिलेगा आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें से आप इम्प्लिसिट कॉस्ट लेस करेंगे तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ EXPLICIT, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट। रेवेन्यू में से सिर्फ कालरासर की कॉस्ट लेस करोगे, कालरासर का प्रॉफिट, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेस करोगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट। सार क्या करें, सार क्या करेगा सार। अच्छा बजट देखिए, जरा बजट देखिए। सरप्लस बजट कब होता है? सरप्लस बजट कब होता है? व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट कब होता है? व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आर लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट कब होता है? व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आर इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल डेफिसिट का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर
माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल वो होता है जिसके कारण एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है, रेवेन्यू में एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आता। तो सरप्लस बैलेंस रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट। इसके बाद आता है बेटा आप लोगों का ओवरऑल डेफिसिट। ओवरऑल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, व्हेन टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर में से आप टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स निकालते हो, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट करते हो। यह है ओवरऑल डेफिसिट। ओवरऑल डेफिसिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। हाँ पीडीएफ दे देंगे आपको। ओवरऑल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अच्छा, इसके बाद फिस्कल डेफिसिट आता है, ध्यान से सुनना। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है सर, वही है ओवरऑल डेफिसिट, लेकिन आपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोरिंग्स डाल रखी है, उसको एक्सक्लूड करके। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। और फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। तो लीजिए माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। लिख ही लो, अब सही बात है सर। हमारे रेवेन्यू ज्यादा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कम है, सरप्लस। रेवेन्यू कम है, डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कम है। कैपिटल डेफिसिट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कैपिटल रिसीट्स कम। ओवरऑल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट के कंपैरिजन में। और अगर आप टोटल रिसीट्स में बोरिंग्स नहीं रखते हैं तो फिस्कल डेफिसिट है, और फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट ऑन बोरिंग हटा देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इस चैप्टर में बाबर की बाकरी की कसम लगता है जी इतने ही क्वेश्चंस थे। अब मनी पे आते हैं। अब देखिए मनी के कितने रह गए हैं, 1 2, डिमांड फॉर मनी में 1 2 है, 5-7 फॉर्मूले, देन विल बी डन। मनी मार्केट। सबसे पहला आर्विंग फिशर, या फिर सीधा QTM लिखता हूं, QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। P into T is equals to M into V plus M dash V dash, where P is price, T is transaction, M is money, V dash M dash is क्रेडिट मनी, V मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, V डैश का मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। दूसरा कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर मनी इज KPY। PY का मतलब होता है नॉमिनल इनकम, योर नॉमिनल इनकम, और ये K का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ मनी पीपल वांट टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये तो हो गया। तीसरा है इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2AT डिवाइडेड बाय H, जहाँ 2 का मतलब तो 2 है, T का मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट, H मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, A मतलब एनुअल मनी की रिक्वायरमेंट। सप्लाई ऑफ मनी पढ़िए। M1 कैसे निकलता है, M1 निकलता है करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स
with public plus net demand deposit plus अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। अच्छा सर M2 कैसे निकलेगा? M1 लीजिए, इसमें ऐड करिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को, ये आपको आज याद कर लेना चाहिए। M3 कैसे निकलेगा? M1 लीजिए, ऐड करिए नेट टाइम डिपॉजिट। और M4 कैसे निकलेगा सर? M3 लीजिए प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सर मनी मार्केट फॉर्मूला एक्सप्लेन कराओ ना प्लीज़ इस बार। बेटा मैंने वो आपको वन शॉट में तो सब कवर करवाया, अगर एक ही चीज़ 4 जगह कवर करवाऊंगा तो फिर तो बहुत ही तकलीफ की बात है ना। वहाँ पे तो पूरा रटवा दिए, तो वो जाके देखिए आप। एक ही चीज़ 4 बार पढ़ाने में मेरी भी एफिशिएंसी गिरेगी। अच्छा अगला वाला यहाँ लिख रहा हूँ, रिजर्व मनी। रिजर्व मनी ये कैसे निकलता है बेटा? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स प्लस बैंकर्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट नहीं, इस बार बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, ऐड करेंगे अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। कंफ्यूजन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ये लिखिए न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स, इसकी फ़ोटो निकाल लीजिए, आराम से लिखिएगा। फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि अगर इसको लिखवाते बैठूंगा ना 7:30 हो जाएंगे, 7:30 बजे घर देखने एक बंदा आने वाला है। ले लिया। फिर आता है बेटा क्रेडिट मल्टीप्लायर, वन अपॉन रिजर्व रेशो। मनी मल्टीप्लायर ठीक है, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू M इंटू MB। MB का मतलब होता है फिएट मनी यानी करेंसी, M का मतलब होता है मनी सप्लाई, और ये है मनी मल्टीप्लायर। इंटरनेशनल ट्रेड की थियोरी में जो पूछते हैं मैं करवा दूंगा PDF अपलोड, डोंट वरी। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जितना मुझे एक नज़र आता है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट अगर आपको एक करेंसी का पेयर दे रखा है A/B और एक दे रखा है B/C, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से A/C निकल सकता है।
डायरेक्ट कोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट, एंड इनडायरेक्ट कोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डायरेक्ट कोट। अरे बेटा सर वन रिक्वेस्ट, एंड में वन शॉट लिंक पिन कर दो। बेटा बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स हैं और पिन करने का राइट मेरे पास नहीं है। मैं आपको डेट बता सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको डेट बता सकता हूँ। लास्ट टू लास्ट संडे मैंने लिया था। देखो मैं मजबूर हूँ, मेरे पास यहाँ पे पिन के राइट्स नहीं है, मतलब मैंने कभी लिए ही नहीं। और लास्ट फॉर्मूला है बेटा रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस। टेंथ अगस्त को फुल मैराथन है, उसके अंदर टाइम स्टैम्प के साथ डाल रखा है। बेटा इतने फॉर्मूले हैं आप लोगों के। चैप्टर नंबर 9, दिस इज डन।